प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। पेपर का आप कोड यहाँ पे देख सकते हो, 822 DW दिया गया है। और बच्चों, इस पूरे पेपर में जितना क्वेश्चन दिया गया है, सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना। तो जितने बच्चे 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे और मैं पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। और बोर्ड पेपर में पूरा पेपर कैसे हल करना है इसका भी तरीका बताने वाला हूं। OMR कैसे भरना यही बताऊंगा, साथ में बोर्ड कॉपी कैसे भरना है इसका भी मैं तरीका बताने वाला हूं। अगर आप बच्चों इतना चीज जान जाते हो तो बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 स्कोर कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ के सारे प्रश्नों को बिना टाइम को वेस्ट किए हल करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई परिमेय संख्या होती क्या है। तो आप ऑब्वियसली जानते भी हैं कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P अपान क्यू के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। और जहां पे क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है रूट में 9। क्या दिया गया है? रूट में 9 दिया गया है। अच्छा बच्चों, रूट में 9 दिया गया, इसका मतलब क्या होगा कि रूट में हम जोड़ा लगा सकते हैं 3 × 3 का। एक जोड़ा तो बाहर निकल जाएगा, मतलब 3, और 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो 3/1 मतलब क्या हो गया? P/Q का फॉर्म में आ गया। तो सबसे जो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट में 9 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इस बात को ध्यान में आप लोग रख लेना, ठीक ना। अब चलो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल होगा। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आपको x और y का मान बताना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखो x + y = यहाँ पे 10 दिया है, और यहाँ पे x - y = यहाँ पे 4 दिया गया है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम यहाँ पे सीधे सीधे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो y से y कैंसिल आउट, और यहाँ पे 2x = यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ से 7 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 2 × 7 = 14 बार में कट जाएगा, ठीक ना। x का मान तो 7 आ गया, और x का मान किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में रख दोगे तो आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन में रख दे रहा हूँ। तो x का मान जैसे ही 7 रखोगे तो 7 + y = 10। यहाँ पे देखो 7 + y = 10। तो y का मान क्या हो जाएगा? 10 - 7 क्या हो जाएगा? 10 - 7, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा? y का मान 3 निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा में बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर मैच कर रहा है। x = 7 और y = 3, ठीक ना। अब चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि बिंदु 5,9, ठीक ना, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को सारा डाउट क्लियर कर देता हूं कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे या x एक्सिस से दूरी पूछे तो आप कैसे समझ पाओगे, कैसे उसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पे आपको निर्देशांक यहाँ पे खींच करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, ठीक ना। और यहाँ पे कोई आपको बताना है कि 5,9, तो 5,9 का मान x एक्सिस पे 5 दूरी चलना है, x अक्ष पे आपको कितना चलना है? 5 चलना है, क्योंकि देखो 5,9, ये देखो ये होता है x और ये होता है y। एक्स एक्सिस पे 5 मात्रक चलना है, तो 5 कहीं यहाँ पे चल दो, ठीक ना। उसके बाद y पे 9 चलना है, तो y पे ऊपर 9 जाओ, ठीक ना, y पे ऊपर 9 जाओ। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट। अगर इसी दोनों पॉइंट कहीं भी अगर मैच करेंगे, देखो इसको सामने से मिलाओ, ठीक ना, और इसको भी सामने से मिलाओ, ठीक ना, ऊपर से। तो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलेंगे? 5,9 बोलेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो y अक्ष तो बच्चों ये है आपका, y अक्ष क्या है? ये है, ठीक ना। तो y अक्ष तो ये है, लेकिन ये दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? तो ये दूरी कितना है बच्चों? जितना दूरी ये होगा ना, उतना ही दूरी ये होगा, 5 मात्रक। क्या हो जाएगा? तो 5 मात्रक हो जाएगा। अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दिया रहता है ना, तो हम मात्रक नहीं लगाते। लेकिन अगर से यहाँ देखो y अक्ष से जो दूरी होगा कितना हो जाएगा? 5 मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझो, एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का, यहाँ पे देखो मैं लिख भी दे रहा हूं,
ठीक ना, समबाहु त्रिभुज का, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज का कर्ण या विकर्ण अगर हम बात करेंगे, कर्ण हो या विकर्ण हो सेम टू सेम वही होता है। कर्ण जो होता है √2 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? √2 गुणे भुजा होता है। अच्छा, √2 तो सामने से दिया ही है, और भुजा यहाँ पे क्या दिया गया है? भुजा बच्चों यहाँ पे दे रखा है 5 √2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 √2 दे रखा है। तो कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा बाबू आप लोग, ठीक ना। चलो चलो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 और करड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, या मीटर में जो भी दिया है सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर रख लो, तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बाबू, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान बताना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि देखो साइन डिग्री, देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा पर क्या होता है? ये होता है कास 90 माइनस थीटा। ठीक ना, ये होता है साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा। तो कास 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये एक फार्मूला होता है, इसको याद रखना, ठीक ना, इसको याद रखना। अब बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले थीटा का मान 18 डिग्री रख लो, तो साइन 18 डिग्री, देखो यहाँ पे साइन 18, साइन 18 डिग्री अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? कास 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तभी तो हो जाएगा साइन थीटा। थीटा के जगह पे 18 रखे हो तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को बात करेंगे तो साइन 18 डिग्री बराबर, अगर कास के पद में रखेंगे तो कास 72 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो साइन 18 का मान किसके बराबर होगा? कास 72 के मान के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या? साइन 18 की जगह पे कास 72 रख दो, ठीक ना, स्क्वायर भी करोगे तो सेम उसका मान वही आएगा, ठीक ना। तो साइन 18 की जगह पे क्या कर दो आप? कास 72 रख दो। तो यहाँ पे देखो कास स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 72 डिग्री का मान बताना है, तो क्या हो जाएगा? कट के जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कट करके जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा भाई क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। तो अब की बार पूरा का पूरा नंबर स्कोर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप किस प्रकार का होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो आसानी से कर सकते हो, जो जब भी कोई भी धनात्मक समपूर्णांक होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे p रख लो, तो उसका जो अगर हम बात करेंगे तो फिर विषम पूर्णांक लाने के लिए क्या करेंगे? p+1 कर देंगे। क्या करेंगे? p+1 कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? कोई भी आप सम संख्या लो, p का मान कुछ भी लो, जैसे यहाँ पे 2 लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो, 10 लो, तो अगर विषम संख्या प्राप्त करना है तो 2 में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दो, 8 में 1 जोड़ दो, 10 में 1 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? p+1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? p+1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना, कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान बताना है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि यदि संख्या, देखो यहाँ पे दिया है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर मैं यहाँ पे एक फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, आपको फार्मूला लिख करके हल करना है, ठीक ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समांतर, ठीक ना, समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या, कुल संख्या, ठीक ना। तो कुल संख्याओं का योग करो। सबसे पहले समांतर माध्य कितना दिया है? x दिया है, ठीक ना। समांतर माध्य देखो यहाँ पे x दिया है। अच्छा, कुल संख्या कितना दिया है? देखो 7 + 8 + x + 11 + 14, ये तो हो गया कुल संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 5x बराबर, इसको जब जुड़ोगे तो 7 8 15, 15 10 25, 25 5 30 10 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस में x, इसको x इधर लाओगे तो 4x बराबर 40, माने x बराबर क्या हो जाएगा? 10। x बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा? तो बच्चों जब भी मूल समान होगा ना, ठीक ना, जब भी मूल समान होगा तो यहाँ पे देखो b², उसका कंडीशन होता है मूल समान होने पर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मूल समान होने पर, मूल समान होने पर जो प्रतिबंध होता है वो होता है b² - 4ac = 0 होता है।
अच्छा जब इसी बार सी का मान यहाँ पे बताना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, ठीक ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बट्टे में 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। अच्छा यही सी को तो मान आपको बताना ही था। सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा में 4a, बी स्क्वायर बट्टा में 4a हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अब चलो अगला जो क्वेश्चन दिया है बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भाई पूछा जा चुका है, ठीक ना। यहाँ पे देखो एक और मैं क्वेश्चन में पेपर यहाँ पे लेकर के आया हूँ, ठीक ना। इसमें भी आप अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा हर पेपर में, ठीक ना। तो इस पूरे सवाल को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे ध्यान समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बच्चों कंडीशन को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x+3, DB बराबर 3x+19 और AE बराबर x और EC बराबर 3x+4 है तो D जो होगा BC के समांतर है, ठीक ना। तो x का मान बताना है, x का मान कितना होगा। तो बच्चों इस सवाल को कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। सबसे पहले हम करेंगे कि सर्वांगसम का नियम लगाएंगे और यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो x बटे में x+3 होगा या 3x बटे में x होगा वो पूरी दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। हम ये कह रहे हैं कि देखो कोई भी मान हमारा ये ट्रायंगल दिया है, ठीक ना, ट्रायंगल के हिसाब से हम यहाँ पे बना भी ले रहे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से है, ये है ABC, ये क्या है, A है, ये B है और ये C है और ये बीच में D है और ये E है। तो कंडीशन पहले लिखो, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा बाबू कि AD बटे में AE बराबर AB बटे में AC, ये कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा तब जाकर के सवाल हल होगा। अच्छा वो कंडीशन भाई लगा देते हैं। अच्छा AD का मान क्या है, AD का मान क्या है, देखो AD का मान दिया गया x+3, ठीक ना, AD का मान दिया गया है x+3, ठीक ना, AD का मान दिया गया x+3 और बटे में AE का मान दिया गया है x, ठीक, बराबर AB का मान क्या दिया गया है, AB का मान आप दोनों को जोड़ दो 3x+19, यहाँ पे देखो इसमें जोड़ दो x+3 में जोड़ दो 3x+19, तब जाकर के पूरा मान निकलेगा। और बटे में AC का मान x तो ये पहले से दिया था, इसमें ये दे दिया है 3x+4, 3x+4 ये। अच्छा किसी को दिक्कत है भाई, कहीं बताओ, कहीं पर दिक्कत है तो बताना, क्योंकि भाई मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट ही लिख दिया यहाँ पे। अब इसको गुणा कर लो, त्रिज्या गुणा कर लो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा x+3 बटे में x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस में ये 22 बटा में 4x प्लस में 4। अच्छा बारी बारी से आप गुणा कर लेते हैं तो ये क्या होगा, ठीक ना, ये ध्यान से समझो पहले, ये हो जाएगा 4x², ठीक ना, पहले इससे गुणा कर लो, ठीक ना, 4x² प्लस 12x प्लस 4 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 12, ठीक ना, बराबर ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 22x। अच्छा 4x से 4x खत्म हो जाएगा, इधर देखो 12×4 16, 16x प्लस में ये 12 बराबर 22x, ठीक ना। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लेकर के आएंगे, ठीक ना, इसको क्या करेंगे इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 22 में से 16 गया तो ये क्या हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का मान क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान क्या होगा 2, x का मान 2 सेंटीमीटर हमेशा आता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 से लेकर के 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य का फार्मूला भी होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समांतर सम संख्याओं का क्या होता है माध्य, ये होता है n+1 या n/2 होता है, क्या होता है n/2 होता है। जब भी सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछेगा ना, सम संख्याओं का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सम संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक ना, समांतर माध्य क्या होता है n/2। अच्छा कितना पूछा है 10 पूछा है ना, तो क्या करोगे आराम से 10 बटे में 2 कर दोगे, 5 निकल करके आ जाएगा, कितना 5। देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में मैच कर रहा है। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक ना, इसको ध्यान से समझो। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझो भाई, समझा दे रहा हूँ। 156
अच्छा 156 का हम इस प्रकार से भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करोगे तो ये 7 और ये 8, फिर 2 से करोगे ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 से करोगे 13 तिया 39, 13 से करोगे कट जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अच्छा इस प्रकार से दिया है कि 2 का पावर 2 बार दिया है, गुणे 3 गुणे 13 दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन में दिया है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे देखो, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य क्या होगा। तो बच्चे एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक को 20 से डिवाइड करेंगे 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य होता है, इसका फार्मूला होता है। तो आपको तो क्या करना है, माध्य निकालना है। बहुलक दिया है, ठीक ना, माध्य और बहुलक दिया है, ठीक ना। तो बहुलक बराबर यहाँ पे दिया है कितना, बहुलक बराबर दिया है 12, ठीक ना। बहुलक बराबर दे दिया है 12 और 3 गुणे माध्यिका बराबर दिया है, माध्यिका तो आपको निकालना है, तो माध्यिका को एम ही रहने दो, और माइनस 2 गुणे माध्य आपको दिया है कितना 24 यहाँ पर रख लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा 12 और प्लस 24 गुणे 48, इसको जोड़ दो भाई, बराबर 3 इंटू एम कर दो। अच्छा 12 और 48 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 बराबर 3m, एम 3 से 3 कट जाएगा ये 20 बार में, तो एम का मान क्या आ जाएगा 20 निकल करके आ जाएगा। एम का मान कितना आ गया 20, एम का मान क्या आ गया 20 आ गया। देखो ऑप्शन में कोई मैच कर रहा होगा, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है बाबू कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होगा जब k का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो k का मान कैसे निकालेंगे उसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपरिमित रूप से अपरिमित हल होने के लिए। अच्छा अपरिमित रूप से अनेक हल होने का जो कंडीशन होता है ना बाबू, वो क्या होता है, वो होता है देखो, वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2। अच्छा a1/a2 और b1/b2 क्या कहलाता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं आज क्लियरली तरीके से। ये देखो a1x + b1y बराबर c1, इसी प्रकार से a2x + b2y = c2। देखो यहाँ पे x जो है ना, यहाँ पे इसके लिए x ये जो 2 होगा a1 होगा, ये b1 होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा, ये c1 होगा, ये c2 होगा। इसी हिसाब मैच करा लो, ठीक ना। a1 का मान क्या है 2 है, a2 का मान क्या है 4 है, b1 का मान क्या है 3 है, b2 का मान क्या है k है। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 तिया का 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एबीसी और बीडीई के दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और बीडीई का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बहुत ही तगड़ा तरीका से बताऊंगा, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। कई बार पेपर में भाई पूछा जा चुका है। दो त्रिभुज है ए बी सी और बी डी ई। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे कोई मैं त्रिभुज यहाँ पे ले रहा हूँ, समबाहु है ना, तो समबाहु मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो जो डी है ना, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे डी होगा, ये कोई बिंदु डी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो डी, इससे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दे रहा हूँ। जो डी है ना भुजा, देखो यहाँ पे जो डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो गया। अब देखो इससे एक त्रिभुज बन रहा है डी बी ई, डी बी और ई कहीं भी बन रहा है, तो मान लो कहीं भी मैं ई यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक ना। संभाव है तो ये भी इसी का मध्य बिंदु होगा, ठीक ना। संभाव भी होगा तो ये भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ई होगा। इसको मैं मैच यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। अच्छा अब बोल रहा है कि भाई दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना कैसे होगा, अनुपात कैसे होगा। मैंने देखो ए बी सी ट्रेंगल, ठीक ना, ए बी सी बटे में ट्रेंगल डी बी ई,
कि क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो बच्चों एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं, अगर मान लो इसको 4 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको भी 4 मान लो, इसको भी 4 मान लो, मैंने 4 सेंटीमीटर सबको मान लो, तो अगर ये मध्य बिंदु से कटा हुआ है तो ये तो हो जाएगा 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, और जब समबाहु हुआ है तो ये भी 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। तो बच्चों किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई सेम है, तो आधार यहाँ पे 4 और ऊंचाई भी सेम है, ठीक ना। इसी प्रकार से इसका जब निकालोगे तो 1/2 आधार इसका क्या है, छोटे वाले का 2 है और ऊंचाई भी 2 है, ठीक है। तो अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, और 2 दूनी का 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो बड़े वाला त्रिभुज है ना, उसका क्या होगा, 4 आएगा और छोटे वाला का 1 आएगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसी और डीबी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भाई आप लोग ध्यान से समझ लेना किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक ना। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान निकालना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों कि cos a का मान दे रखा है। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे cos a बराबर दे रखा है 7/25, ठीक है। तो सबसे पहले cos a बराबर क्या होता है, लाल बटे में कक्का, तो आधार cos a बराबर क्या होता है, आधार, ठीक ना, बटा में कर्ण। आधार बटे में कर्ण का मान दे रखा है 7/25। तो बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, लंब का मान निकालेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि पाइथागोरस का प्रमेय करके, ठीक ना, यूज करके आप यहां पे देखो लंब का मान 7 है, कर्ण का मान 25 है, तो इसका आधार का मान निकाल सकते हो। कितना आएगा आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होगा ना वो 7×7 = 49 और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मान लो इसको, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और माइनस का 49 कर दो और बटे में बराबर कर दो एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका जब माइनस करोगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा 576 बराबर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 24, ठीक ना। एक्स का मान क्या आ जाएगा 24, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, यही 24 हो जाएगा। तो करना क्या है बच्चों, आपको tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान बताना है, ठीक ना। प्लस में अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों करना कि आपको tan थीटा का मान पहले निकाल लो। tan थीटा का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा लाल बटे में कक्का, यानी कि लंब बटे में आधार, ये होता है tan थीटा। अच्छा लंब क्या है बच्चों, लंब है आपका 24। अच्छा आधार क्या है, आधार है आपका 7, प्लस में इसी को उल्टा कर दोगे तो cot थीटा आ जाएगा 7/24। अच्छा अब इसको गुणा कर लोगे भाई, तो 24 × 24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, ठीक ना, 576 और प्लस में ये 7×7 = 49 और बटे में 24 आते क्या हो जाएगा 168। आप यहाँ पे देख लेना। अब जब इसको हम करेंगे तो 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा 625 बटे में 168। इस प्रकार से हम हल कर लेंगे, ठीक ना। 625 बटे में 168 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में भाई रख लेना, इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे ध्यान से समझो कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक ना, यदि दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक ना। तो कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक ना, कि दो वृत्तों की त्रिज्या कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अच्छा सबसे पहले इसका एरिया निकालोगे तो πr² हो जाएगा। तो πr² मतलब 16 पाई, प्लस में इसका 9 पाई और क्या हो जाएगा ये 25 पाई हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा किसी एक दूसरे माने बराबर हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, r² के बराबर क्या हो जाएगा 25, तो r का मान क्या हो जाएगा 5। ये नया वाला वृत्त हो गया, बड़ा वाला वृत्त आ गया, ठीक ना। तो क्या करना है, इसी का मान बताना था, ठीक ना। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से समझो जरा कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल क्या होंगे ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। x² - 3x - 10 = 0 दिया गया है, ठीक ना। तो इसका मूल बताना है, x का मान बताना है। x के दो मान निकलेंगे, ऐसे होगा यहाँ पे, ध्यान दो, x² 5 और 2 का कॉम्बिनेशन लोगे तो -5x
प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस का 5 प्लस 2 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई x माइनस 5 एक में कर लो और एक में x प्लस 2 कर लो बराबर 0। तो अगर बारी बारी से 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक ना, तो x का 2 माना गया, एक तो आ गया 5, एक आ गया माइनस का 2। ठीक ना, इस प्रकार से करेंगे तो एक 5 एक माइनस 2। ठीक ना, यहाँ पे दिख रहा है। अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, कोई भी एक समतल मैदान है और एक मीनार है। ठीक ना, जैसे मान लो एक मीनार है, छोटी है। अब देखो इसकी जो छाया की लंबाई है ना, छाया की लंबाई इस प्रकार से होती है। ठीक ना, ये जो लंबाई है, ठीक ना, इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर मान लो इसकी ऊंचाई x है ना, तो ये जो लंबाई है ना √3x है। ठीक ना, तो इसको मैच भी करा देते हैं ताकि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाए। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। भाई ये उन्नयन कोण बताना है कितना डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। भैया लंब कितना है x और बटा में आधार कितना है, √3x है। तो ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट, तो 1 बटा में √3 बच जाएगा। और ये कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, भाई सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है। ठीक ना, ये ठीक ना, ये कितना डिग्री का मान होगा, tan 30 डिग्री, और tan से tan कैंसिल आउट तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ठीक ना, 30 डिग्री। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघला करके नए बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेलन का, ठीक ना, बेलन का जो आयतन होता है, सबसे पहले बेलन का आयतन से डिवाइड कर दो। ठीक ना, जो भी आपका व्यास का, सॉरी यहाँ पे गोला का आयतन से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक ना, यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर एच से डिवाइड करना है। ठीक ना, अब किसके आयतन से, गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है 4/3। ठीक ना, 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। ठीक ना, ये होता है। अब चलो बच्चों करना क्या है कि जो गोला है ना उसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसका व्यास है बेलन का 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 व्यास है तो। ठीक ना, ऊंचाई है तो ऊंचाई तो सेम ही रहेगा भाई। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई तो पहले कैंसिल आउट करा दो। ठीक ना, अब देखो आर स्क्वायर का मान, उसमें आर क्या था, उसमें आर था बच्चों यहाँ पे 2। ठीक ना, तो आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एच का मान क्या है 45, तो 45 रख दो बट्टे में 4 बटा में 3 गुणे आर का मान क्या है, इसमें आर का मान 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा 3 से 1 3 कैंसिल आउट, और 9 पचे 45 और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच गया केवल 5। तो जो भी गोला बनेगा, ठीक ना, वो कितना बनेगा, 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, अब चलो अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी का समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक ना, इसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि एक त्रिभुज है। ठीक ना, कोई भी एक यहाँ पे मैं त्रिभुज क्रिएट कर दे रहा हूं। ठीक ना, ए बी और सी। ठीक ना, अब देखो जो भुजा एडी है ना, भुजा एडी है बीसी पर लंब है। बीसी पर लंब क्या है, भुजा एडी इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से भुजा एडी बीसी पर लंब हो गया। अब देखो एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर निकालना है, और ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों एक बात और ध्यान से समझो, यहाँ पे जरा ध्यान से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करेंगे डीसी बराबर, ठीक ना, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूं कि जो डीसी होगा ना, डीसी होगा भुजा बीसी का आधा होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक ना, ये आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन में लिखा भी गया है। ठीक ना, इतना चीज दे रखा है। अच्छा एक फार्मूला लगाओ कि जो ये इसको मान लो कर्ण, ठीक ना, या इसको एसी को मान लो कर्ण। ठीक ना, एसी को क्या मान लो, आप कर्ण मान लो, जब ये लंब है तो भाई, तो इसको आप कर्ण मान लो या आप इसको कर्ण मान लो। ठीक ना, इसको कर्ण मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक को कर्ण मान लो। ठीक ना, अच्छा कर्ण जब मान लेते हैं तो ये क्या होता है, फाइथागोरस का प्रमेय से कि जो भुजा एसी है ना उसका स्क्वायर करो
तो भुजा एडी का स्क्वायर प्लस भुजा सीडी का या डीसी का स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि एसी जो होगा ना, एसी, अब देखो एसी के बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर, ठीक ना, एसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक ना। अब चलो बच्चों यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग कि अगर हम बात करेंगे एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, एक बात बच्चों यहाँ पे और ध्यान से देखिएगा कि जो डीसी भुजा है वो आप यहाँ पे बीसी लिखो, बीसी लिखो, ठीक ना, बीसी का मध्य बिंदु लिखो, या आप एसी का भी मध्य बिंदु लिख सकते हो। यहाँ पे एसी का भी आप मध्य बिंदु लिख दोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो एसी बराबर क्या कर सकते हो, 2DC लिख सकते हो ना, एसी बराबर यहाँ पे लिख सकते हो 2D इंटू सी, इतना लिख सकते हो। अब एसी का स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4DC स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4DC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो बच्चों यहाँ पे दिया है एडी, यहाँ पे कर दो एडी का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस में डीसी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डीसी का स्क्वायर ये है और डीसी का स्क्वायर ये है, तो इसको लाओगे इधर तो ये हो जाएगा 3DC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एडी स्क्वायर। अच्छा देखो, आपसे यही पूछा था जो एडी स्क्वायर है वो कितने डीसी की स्क्वायर के बराबर होगा, तो हो जाएगा 3DC स्क्वायर के बराबर, 3DC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी को इसका पार्ट बी का सोल्यूशन जल्द ही अपलोड कर दूंगा। उसके लिए अगर जिन बच्चों को पार्ट बी का जरूरत है, वो चाहते हैं कि सर हम पार्ट बी का भी सोल्यूशन मेरे को चाहिए, तो चैनल पे कमेंट करेंगे और चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, ठीक ना। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भाई जितना हो सके, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।